नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। आप देख रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय चुनावी शो ऐलाने जंग। राहुल के बोल, क्या कांग्रेस ने कर दिया सेल्फ गोल? सवाल बड़ा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी कल सोलापुर में एक बयान दे दिया, लेकिन बयान देते वक्त राहुल गांधी भाषा की मर्यादा भूल गए। प्रधानमंत्री मोदी के लिए जिस तरीके के शब्दों का चयन किया वो सवालों के घेरे में है। बीजेपी अपमान बताकर माफी की मांग कर रही है। आज तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाकायदा चुनावी रैली में इस बात का जिक्र भी कर दिया। यही है आज ऐलान जंग की कवर स्टोरी। जैसे ही मैंने ये देश के एक्सरे की बात की, नरेंद्र मोदी कांपने लग गया। उसकी आदत है, जैसे उसको डर लगता है ना, वो झूठ बोलना शुरू कर देता है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कल सोलापुर में प्रधानमंत्री के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया। जैसे ही मैंने ये देश के एक्सरे की बात की, नरेंद्र मोदी कांपने लग गया। उसकी आदत है, जैसे उसको डर लगता है ना, वो झूठ बोलना शुरू कर देता है। जैसे ही उसको डर लगता है, वो कभी पाकिस्तान की बात करेगा, कभी चाइना की बात करेगा, तो एक के बाद एक झूठ बोल रहा है। मगर इस बार नहीं निकल पाएगा। राहुल के बयान को बीजेपी नेताओं ने पीएम का अपमान बताया और राहुल से माफी की मांग की। एक तरफ देश को आगे बढ़ाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी दिन रात अथक परिश्रम कर रहे हैं, हम सब इस बात को जानते हैं। कांग्रेस के नेताओं की बिल्कुल हालत बुरी, बहुत हल्के स्तर पर चले गए। कल राहुल गांधी जी ने जो जिस जंग से बोला है, मैं उसकी निंदा भी करता हूं और उम्मीद करता हूं कि उनको देश के सामने माफ़ी मांगना चाहिए। सपा बसपा कांग्रेस के नेताओं का लगातार मेरे प्रधानमंत्री जी के प्रति अपशब्दों का प्रयोग करना और चाहे सैफई खानदान के लोगों के द्वारा मेरे प्रति अपशब्दों का प्रयोग करना फैशन बन गया है। लेकिन इनकी गाली का जवाब हम गाली से नहीं देंगे। हम भी और हम अपने लोगों से भी कह रहे हैं कि लोगों के बीच में जाइए, लोगों से कहिए, कमल का बटन दबा करके भाजपा के सांसदों को जिता करके मोदी जी को तीसरी बार पीएम बना करके इनकी गाली का जवाब कमल खिला करके दे दीजिए। राहुल गांधी वो बोलते क्या हैं, लोग हंसते हैं उनकी बात। भगवान सद्बुद्धि दे कि हल्की बात ना बोलें, गंभीर रहें। बात प्रधानमंत्री के कानों तक पहुंची तो मुरैना की रैली से उन्होंने भी पलटवार किया। कांग्रेस के शहजादे अब आजकल वो जरा इतने चिंतित है कि आए दिन उनको मोदी का अपमान करने में मजा आता है। मेरी सबसे विनती है कि कृपा करके आप दुखी मत होइए। आपको पता है वे नामदार है, हम तो कामदार हैं। जब जब पीएम मोदी के खिलाफ राहुल गांधी और कांग्रेस के नेताओं ने मर्यादा की सीमा तोड़ी है, तब तब पार्टी को नुकसान हुआ है। बावजूद इसके कांग्रेस के मीडिया प्रमुख जयराम रमेश मोदी पर ही निशाना साध रहे हैं। प्रधानमंत्री जी भोखलाए हुए हैं और 19 तारीख से सारे एजेंडा को दूसरे दिशा में ले जाने की प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने हमारे न्याय पत्र को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की। 2014 में मणिशंकर अय्यर ने मोदी पर विवादित टिप्पणी की थी। 2019 में चौकीदार चोर है वाला नारा देकर राहुल गांधी ने सेल्फ गोल किया था। और देखिए, एबीपी न्यूज के पास पुख्ता खबर है कि अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे और आने वाले हफ्ते में न सिर्फ नाम का ऐलान होगा बल्कि अपना नामांकन भी राहुल गांधी अमेठी से दाखिल कर देंगे। जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक राहुल गांधी का अमेठी से लड़ना तय है। एबीपी न्यूज को कांग्रेस के नेताओं ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है कि राहुल अमेठी से लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अब लगभग ये साफ हो चुका है कि राहुल गांधी अमेठी से लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। कल वायनाड में वोटिंग खत्म होगी, जिसके बाद राहुल की अमेठी से उम्मीदवारी का ऐलान किया जाएगा। कई दिनों से चल रही अटकलों पर विराम लगता दिख रहा है। एबीपी न्यूज को सूत्रों से पता चला है कि राहुल गांधी अमेठी और प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ सकती हैं। 1 से 3 मई के बीच इनका नामांकन हो सकता है। गांधी परिवार जल्द इन दोनों के चुनाव लड़ने पर फैसला लेने वाला है। फिलहाल अमेठी में कांग्रेस की तरफ से माहौल बनाने का काम शुरू हो चुका है। राहुल के लिए पोस्टर्स लग रहे हैं, पार्टी दफ्तर को चमकाने का काम चल रहा है।
अमेठी में गांधी परिवार के करीबी और पूर्व एमएलसी दीपक सिंह कैमरे पर इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि राहुल शुभ मुहूर्त में अमेठी आएंगे और रिकॉर्ड वोटों से जीत कर जाएंगे। राहुल गांधी जी, हम सबको यकीन है आएंगे, किसी शुभ मुहूर्त पर आएंगे, समय पर आएंगे और अमेठी में इस बार वो चुनाव जीतकर यहाँ से एमपी बनकर भारत के प्रधानमंत्री बनकर ये रिकॉर्ड बनाएंगे कि अमेठी में सबसे ज्यादा वोट से राहुल गांधी जी 2024 का चुनाव जीतेंगे। यूपी और खासकर अमेठी के कार्यकर्ताओं की पहले से मांग थी कि राहुल गांधी यहां से चुनाव लड़ें, लेकिन पार्टी वायनाड के चुनाव निपटने का इंतजार कर रही थी। अमेठी में यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष शुभम सिंह भी कह रहे हैं राहुल यहां लड़ने आ रहे हैं। अमेठी राहुल जी निश्चित लड़ रहे हैं, अपने परिवार के लोगों के साथ यहाँ आएंगे और लोगों के बीच में संवाद करेंगे, नामांकन करेंगे, विशाल रोड शो होगा, परिवार के लोग शामिल होंगे, यहाँ के जो वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक करेंगे। इससे पहले कल ही अमेठी में कांग्रेस दफ्तर के आसपास रॉबर्ट वाड्रा के पोस्टर भी लगे, जिसके बाद से कई तरह की कानाफूसी हो रही थी। एबीपी न्यूज ने राहुल के चुनाव लड़ने की खबर पर अमेठी के लोगों से बात की। पब्लिक का मूड क्या है, अब वो देखिए। अमेठी में राहुल तो चुनाव लड़ेंगे ही, वो आएंगे 27-28 के बाद जो है, तो निश्चित रूप से देश में एक माहौल बनेगा। उनके आने और ना आने से कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 5 साल जो है वो ऐसे रह गए। 1-2 दिन उसमें आए, वो भी जो है यहाँ कहीं उतरे नहीं। ये उनकी परंपरागत सीट रही है, पारिवारिक सीट रही है। अमेठी इस बार उनको पूरा ससम्मान विजयी बनाएगी। अमेठी ने अब ठान लिया है कि अमेठी पूरी तरह दीदी स्मृति के साथ है। अब उनका आना ना आना, भाग जाना, सब कुछ मायने नहीं रखता है। अमेठी में बीजेपी ने फिर से स्मृति ईरानी को उम्मीदवार बनाया। पिछली बार राहुल गांधी स्मृति ईरानी से यहां चुनाव हार गए थे। 2019 में स्मृति ईरानी को 4,68,000 वोट मिले थे। राहुल गांधी को 4,13,000 वोट मिले। 55,000 वोटों से स्मृति ईरानी चुनाव जीत गई थी। अमेठी में वोटिंग 20 मई को है। स्मृति ईरानी कह रही हैं राहुल 15 साल यहाँ से सांसद रहे, लेकिन यहाँ के लिए किया कुछ नहीं। 15 साल राहुल गांधी यहाँ सांसद थे, क्या तब किसी गरीब को मुफ्त का राशन मिला? ये तो 15 साल जीत कर लापता थे, 5 साल हार कर भी भाग गए। मैं हार कर भी यहीं डटी थी और जीत कर मैंने गौरीगंज में अपना निवास बना लिया। अमेठी में स्मृति ईरानी अपना घर बना चुकी हैं और अब वहीं की वोटर हो गई हैं। 2014 में स्मृति राहुल के हाथों हार गई, लेकिन 2019 में हिसाब बराबर कर लिया। इस बार फिर से दोनों आमने सामने होते हैं तो मुकाबला दिलचस्प होगा। अमेठी से गांधी परिवार का रिश्ता साल 1980 में जुड़ा था। तब पहली बार संजय गांधी इस सीट से सांसद बने थे। उनके बाद राजीव गांधी, फिर सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने अमेठी में परिवार की विरासत को संभाला। 5 साल तक अमेठी से राहुल दूर रहे और अब एक बार फिर समर्थक इंतजार कर रहे हैं। आइए, आपका इंतजार था जी। बीजेपी के नेता कह रहे थे कन्नौज में टक्कर बराबरी की नहीं हो रही है। शायद समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने बीजेपी की बात सुन ली। नाना करते हुए 12 साल बाद आखिरकार कन्नौज के सियासी अखाड़े में अखिलेश यादव वापसी करने पहुंचे हैं। अखिलेश ने आज कन्नौज लोकसभा सीट से नामांकन कर दिया है। जो लोकसभा के स्थान भरने के लिए अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्देशित हुआ हूं। खुशबू के शहर कन्नौज से अखिलेश यादव ने नामांकन दाखिल कर दिया। इसी कन्नौज से साल 2000 में अखिलेश पहली बार सांसद बने थे। हालांकि 2012 में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के बाद पत्नी डिंपल यहां से लोकसभा पहुंची और अब 12 साल बाद फिर से कन्नौज में समाजवादी किले को बीजेपी से छीनने के लिए खुद मैदान में अखिलेश हैं। यहाँ के अपने कार्यकर्ता साथी जिन्होंने मुझे इस बात के लिए कहा कि आपको कन्नौज में दोबारा एक बार फिर लड़ना चाहिए, मुझे उम्मीद है यहाँ की जनता का मुझे आशीर्वाद मिलेगा। पत्रकार भाइयों, न वो बॉल फेंक पाएंगे न बैट घुमा पाएंगे। अगर पहली बॉल पे छक्का न मारा तो हम समाजवादी लोग नहीं हैं और 6 की 6 बॉलों पे छक्का मारेंगे।
आप तो आ गए हैं कन्नौज में, आपके दोस्त भी अमेठी से आने वाले हैं। अरे सब आएंगे अब तो महफिल यूपी में ही सही नहीं। अखिलेश ने इस सीट से भतीजे तेज प्रताप को उम्मीदवार बनाया, लेकिन आखिरी वक्त में फैसला पलटा और नामांकन के आखिरी दिन खुद मैदान में कूद पड़े। 1998 से 2019 तक कन्नौज सीट पर समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा, लेकिन 2019 के चुनाव में अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव यहां से चुनाव तब हार गई जब प्रदेश में बीएसपी से एसपी का गठबंधन था। 2019 में बीजेपी को 5,63,000 वोट मिले, जबकि समाजवादी पार्टी की डिंपल यादव को 5,50,000, महज 13,000 वोटों से तब सुब्रत पाठक चुनाव जीत गए। आज ही बीजेपी उम्मीदवार सुब्रत पाठक ने भी कन्नौज से अपना नामांकन दाखिल किया है। सुब्रत पाठक 2019 में डिंपल को हराकर सांसद बने थे। उम्मीद करें अखिलेश यादव भी चुनाव मैदान में है आपकी टक्कर में। तो अखिलेश यादव है, कोई नई बात है क्या? हर चुनाव अखिलेश यादव, पिछली बार भी चुनाव अखिलेश यादव से ही था। कहा जा रहा जाति समीकरण उनके फेवर में है। पिछली बार तो बसपा के संग गठबंधन था, जाति समीकरण यहाँ मोदी के फेवर में। पान खाते हुए सुब्रत पाठक इस वक्त घर से निकले हैं और अब देखिए समर्थकों का जो जोश है वो आपको नजर आएगा। लगातार आगे बढ़ते हुए सुब्रत पाठक और उनको फूल मालाएं लगातार पहना रहे हैं उनके जो समर्थक हैं, उनके जो प्रशंसक हैं। कन्नौज का जातीय गणित समझें तो कुल वोटर्स की संख्या करीब 18 लाख के आसपास। इसमें यादव 15%, मुस्लिम भी 15%, ब्राह्मण भी 15%, दलित भी 15%, राजपूत 10% हैं, अन्य 30%। बीजेपी गैर यादव मुस्लिम वोटर्स के दम पर फिर से जीतने की तैयारी कर रही है। हालांकि बीएसपी ने यहां से मुस्लिम उम्मीदवार उतारकर समाजवादी पार्टी के वोट बैंक को कमजोर करने की कोशिश की है। मोदी जी से उनको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा, कहीं ना कहीं नहीं बोलूंगी, डर है। सारे जितने अलायंस वाले लोग हैं, इंडिया अलायंस वाले लोग, ये लोग अब यह तय कर चुके हैं कि मोदी जी को कहीं उनके मुकाबला हम कर सके तो हमारी सीनियर लीडरशिप को उतरना पड़ेगा। उस तहत जो है इन्होंने भी अपना नामांकन भरा है। पहले चर्च का चुनाव हुआ है तो बहुत ही अच्छे नतीजों की तरफ संकेत है और कहीं ना कहीं घबराहट है भाजपा में, और मैं समझती हूँ कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कन्नौज लड़ने से और ये घबराहट में इजाफा हो गया। समाजवादी पार्टी के घर में आज योगी आदित्यनाथ गर्जना करने वाले हैं। उनका स्वागत। कन्नौज से मुलायम सिंह यादव एक बार साल 1999 में, जबकि अखिलेश खुद साल 2000, 2004, 2009 में यानी 3 बार, डिंपल यादव 2012, 2014 में मतलब 2 बार चुनाव जीत चुकी है। कन्नौज लोकसभा में विधानसभा की 5 सीटें हैं। अभी 4 सीटों पर बीजेपी और 1 पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है। अखिलेश पुराने रिश्ते और अपनी सोशल इंजीनियरिंग के भरोसे जीतने के लिए गढ़ में वापस लौटे हैं। कन्नौज में चौथे चरण में 13 मई को वोटिंग है और कल दूसरे फेज के लिए वोट डाले जाएंगे। 13 राज्यों की 88 लोकसभा सीटें हैं जहां कल वोटिंग होगी। इनमें उत्तर प्रदेश की 8, बिहार की 5 सीटें जहां कल मतदान होगा। ये तस्वीर छत्तीसगढ़ के कांकेर से आई है, जहां पोलिंग पार्टी को बूथों पर भेजने के लिए हेलीकॉप्टर का इंतजाम प्रशासन की तरफ से किया गया है। कल दूसरे फेज के चुनाव के लिए जहां जहां वोटिंग है वहां तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। छत्तीसगढ़ में 3 लोकसभा सीटों पर चुनाव है और नक्सल प्रभावित कांकेर में कड़ी सुरक्षा के बीच पोलिंग पार्टी को भेजा गया है। हमारी तैयारियां लगभग पूर्ण हो चुकी हैं। सभी मशीनों की कमीशनिंग की जा चुकी है, मशीनें स्ट्रांग रूम में रखी हैं और उसके अलावा जो अन्य सामग्री मतदान दलों को दी जाती है वो सारी सामग्री भी तैयार की जा चुकी है। तभी मिलाकर के क्रिटिकल और संवेदनशील मिलाकर के 309 बूथ ऐसे हैं जहां पर संवेदनशीलता को देखते हुए फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट उसी के हिसाब से किया जा रहा है। शुक्रवार को 13 राज्यों की 88 लोकसभा सीटों के लिए मतदान है। इस दौर में राजस्थान के उस बाड़मेर लोकसभा सीट पर भी वोटिंग है, जो देश का दूसरा सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र है। आज तमाम बूथों के लिए पोलिंग पार्टी को ईवीएम के साथ भेजा गया है। तो 2254 बूथें बड़ी संख्या है, एक बड़ी संख्या 700-800 की संख्या लगभग, उनमें से जिनको थोड़ा संवेदनशील अपेक्षाकृत माना गया वहाँ पे
पुलिस द्वारा एक्स्ट्रा फोर्स लगाई गई है, CAPF, RAC पुलिस वगैरह, पूरी पुलिस फोर्स की कोई कमी नहीं, पर्याप्त फोर्स है और पूरा हमारा है कि पूरा लॉ एंड ऑर्डर अच्छे से करके चुनाव संपन्न है। पहले दौर के चुनाव में गर्मी की वजह से कम वोटिंग हुई थी और इस बार वोटिंग बढ़ाने के लिए राजनीतिक दलों के साथ ही चुनाव आयोग की तरफ से भी कोशिशें की गई हैं। जागरूकता अभियान भी चलाया गया है। कल भी तेज गर्मी का अनुमान है। ऐसे में अगर आपके इलाके में कल वोटिंग है तो गर्मी से बचने का इंतजाम करते हुए वोट देने जरूर जाएं। गाजियाबाद में 40 डिग्री, नोएडा में 41 डिग्री, मेरठ में भी 41, मथुरा में 41, भागलपुर में 42 डिग्री, पूर्णिया में 41, कोटा में 39, जोधपुर में 38, अजमेर में 37 और अमरावती में करीब 40 डिग्री तापमान कल रहेगा। यूपी में 8 सीटों पर वोटिंग है। इनमें से मेरठ में भी चुनाव है। यहाँ से रामायण सीरियल के राम अरुण गोविंद चुनाव लड़ रहे हैं। मेरठ के विक्टोरिया पार्क से आज पोलिंग टीम को बूथों पर भेजा गया। मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट के लिए कल वोटिंग होगी और वोटिंग से पहले जो पोलिंग पार्टियां हैं वो रवाना होना शुरू हो गई है। ये तस्वीरें देखिए कि यहाँ से जो पोलिंग पार्टियां हैं वो रवाना हो रही हैं। जो तमाम मतदान कर्मी हैं वो यहाँ पर जो EVM है, VVPAT है, वो उन्हें दे दी गई है बाकायदा और यहाँ पर उनकी चेकिंग करने के बाद, तमाम जांच करने के बाद ये लोग मतदान स्थल के लिए यहाँ से सीधे यहाँ से रवाना हो जाएंगे। 756 से ज़्यादा जो मतदान केंद्र हैं वो बनाए गए हैं और 2000 से ज़्यादा जो पोलिंग पार्टियां हैं वो यहाँ से रवाना हो रही हैं। दिल्ली से सटे नोएडा और गाजियाबाद में भी कल वोटिंग है। नोएडा में कल के लिए प्रशासन ने ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की है। पुलिस गौतम बुद्ध नगर और गौतम बुद्ध नगर कमिश्नरेट पुलिस की तरफ से पूरे इंतजाम किए गए हैं। जो मेन हमारा DSC मार्ग है, इस पे कुलेसरा के कच्ची सड़क से पूरे सभी तरह के मीडियम, हैवी और हल्के सभी तरह के कमर्शियल वाहनों को यहाँ पे डाइवर्जन किया गया है। सभी प्रकार के वाहन जो सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट, माइक्रो ऑब्जर्वर या मतदान से जुड़े हुए जो भी कर्मी हैं उन सबके जो पार्किंग है वो गेट नंबर 1 से एंट्री करेगी और गेट नंबर 2 से एग्जिट करेंगे। यूपी के बुलंदशहर में भी कल मतदान है। सुबह से ही यहाँ मंडी में कर्मचारियों को चुनाव कराने के सामान दिए गए। दूसरे चरण का मतदान 26 अप्रैल को होगा और आज एक दिन पहले पोलिंग पार्टी जो हैं अपने अपने पोलिंग स्टेशंस की तरफ जा रहे हैं। तमाम जो कर्मचारी हैं जिनकी ड्यूटी जो है वो लगाई गई है बुलंदशहर लोकसभा क्षेत्र में कल पोलिंग कराने के लिए, तो EVMs के साथ हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो हैं इनको हैंडओवर की गई है। आपको क्या क्या हैंडओवर किया गया है, थोड़ा सा मटेरियल बताएंगे? हाँ जी सर ये बैलेट यूनिट है और ये वोटर पर्ची वगैरह सब सामान हमें मिल चुका है सर। क्या क्या सामान मिला है आपको अधिकारियों की तरफ? सब सामान मिल गया है जो इलेक्शन कराना है, EVM मशीन और डायरी वगैरह सब, पर्चियाँ सब मिल गई हैं। कुल 7 चरणों में चुनाव हो रहे हैं और अभी दूसरा चरण ही है। आगे आने वाले दिनों में गर्मी और बढ़ेगी और साथ में बढ़ेगी प्रशासन और चुनाव आयोग की चुनौती। कल आपके इलाके में वोटिंग है तो वोट देने जरूर जाएं और 4 जून को सबसे तेज नतीजे ABP न्यूज पर देखें। दक्षिण भारत का रुख करेंगे। बेंगलुरु साउथ सीट से चुनाव लड़ रहे बीजेपी के सांसद तेजस्वी सूर्या ने कहा, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के लिए तू तड़ाक वाली भाषा से बचना चाहिए। ABP न्यूज से तेजस्वी सूर्या की खास बातचीत आशीष सिंह के साथ दिखाते हैं। कांग्रेस कह रही है कि आप इशू को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, कोर मुद्दों से भटका रहे हैं, जबकि सैम पिट्रोडा he did not mean what he said। आपका क्या कहना है इसमें? हम देश के विकास के बारे में हम बात रख रहे हैं। 2047 तक हम कैसे विकसित भारत कर सकते हैं इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ये भटकाने का बात, ये इनहेरिटेंस टैक्स का बात, ये सब इतने कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज है, जनता को ये सब चीज समझ में ही नहीं आएगा ऑन द फेस ऑफ इट। और इसलिए कांग्रेस ऐसे मुद्दों को उठाकर देश को और देश के जनता को कंफ्यूज करने का एक प्रयास कांग्रेस पार्टी ने कर रहा है। हर व्यक्ति का सर्वे करना, उनके पास कितना मेहनत से वो पैसा कैसा कमाया है, उसमें 50% सरकार कब्ज करना, इस प्रकार का सोच जो है ये कम्युनिस्ट सोच है। करोड़ों करोड़ों लोगों का मृत्यु इस प्रकार के सोच से और इस प्रकार के सोच के कारण से हुआ है। So Congress party in essence wants to throw the country into anarchy and chaos। और कांग्रेस सत्ता के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है जी। राहुल जी ने PM के बारे में बोला कि वो ऐसा करता है, वो ऐसा
सोचता है, जब हारने लगता है तो इन बातों की बात करता है। इस भाषा का जो प्रयोग हुआ है, इस पर आपका क्या कहना है? कांग्रेस पार्टी ने आज से नहीं, सोनिया गांधी जी के मौत के सौदागर टिप्पणी से लेकर आज तक प्रधानमंत्री जी के ऊपर सिर्फ निजी टिप्पणियां ही की है और बहुत नीचे स्तर के शब्द प्रधानमंत्री जी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी लगातार यूज करते आए हैं। इसमें आपको सरप्राइजिंग बात लग रहा है, मुझे इसमें कुछ सरप्राइज है ही नहीं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का कल्चर ही आज के जमाने में ऐसा बन गया है। प्रधानमंत्री के मंगलसूत्र, घुसपैठिए, मुसलमान, इस बयान को कांग्रेस ने बहुत रेज किया। वो कह रहे हैं कि कोर इश्यूज से डाइवर्ट करके हिंदू मुसलमान करके चुनाव जीतना चाहते हैं। 10 साल पहले जब प्रधानमंत्री के रूप में मनमोहन सिंह जी की सरकार थे, मनमोहन सिंह जी सरकार चला रहे थे, तब देश के रिसोर्सेस के ऊपर सबसे पहला हक मुसलमान को होना है, ये कौन बोला था? ये